मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग खेल दिवस पाठ पढ़ रहे हैं। आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है और खेल दिवस में आप लोगों के अभी क्या क्या खेल होते हैं उसकी भी हमने चर्चा की। लगभग पाठ समाप्त होने को आया है, लेकिन आज हम लोग आगे का पैराग्राफ पढ़ने के बजाय थोड़ा सा वापस जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया। मैंने आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न भी दिए और आप लोगों ने उसके अच्छे अच्छे आंसर भी बना के दिए। आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा है, आप लोग आंसर भी बना पा रहे हैं। लेकिन किसी भी बुक में, किसी भी पार्ट में से अनगिनत प्रश्न निकल सकते हैं। समझ रहे ना? अनगिनत का मतलब है अनकाउंटेबल। उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको पार्ट को बहुत बहुत अच्छी तरह से रीड करना चाहिए। क्योंकि मैंने जो प्रश्न दिए हैं एक लिमिट में ही दे सकती हूँ। मैं आपको कोई 100-200 प्रश्न तो दे नहीं सकती हूँ, कितना लिखेंगे आप लोग, है ना? लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। यदि आपने अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़ा है तो आप उसके आंसर्स लिख सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आप अपनी बुक खोल के बैठिए और अपना एक पेंसिल हाथ में लेकर के बैठिए। मैं आपको बताती चलूंगी कि किस तरह के प्रश्न, बहुत सारे एक एक नंबर के जो प्रश्न होते हैं, जैसे अभी क्योंकि इस समय जिस तरह के पढ़ाई हम कर रहे हैं कि हम ऐप के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि अगर कोरोना का अभी ये प्रॉब्लम ना ख़त्म हो सकता है कि एग्ज़ाम भी या टेस्ट भी आपको इसी मोबाइल के थ्रू ही देना पड़े। तब उसमें फिर आपको बहुत सारे MCQs भी आ सकते हैं, फिलअप्स आ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स आ सकते हैं। तो उसमें आपको बहुत बहुत गहराई से मालूम होना चाहिए, और जब तक आपको अंदर का डिटेल नहीं मालूम होगा आप लोग नहीं लिख सकते हैं। आपको हो सकता है कि आपने अपने बड़े बड़े प्रश्न याद कर लिए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आई तो आप लोग फिर उसको नहीं लिख पाएंगे। ठीक है? तो इसलिए जो है आज हम लोग क्या करेंगे कि आप पेंसिल हाथ में लेके बैठिए और जहाँ जहाँ मैं कहूँगी वहाँ पर आप अंडरलाइन करते चलिए। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उनके किस तरह के आंसर बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो एक यही आ सकता है कि खेल दिवस कहाँ की कहानी है, कहाँ के बारे में बात हुई है। ये जापान की कहानी है, एक जापानी संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है कि जब कोई किसी चीज़ को याद करके, अपने साथ बीती हुई बात या अपने जानने वाले की किसी की याद करके चीज़ लिखता है उसे हम संस्मरण कहते हैं। ठीक है? तो ये एक संस्मरण है और यह एक क्या है? जापानी कहानी है। ठीक है? अब दूसरा हम क्या देखेंगे कि अब पहली लाइन जैसे मैं फटाफट रीड करती चलूंगी, आप लोग भी साथ साथ में पेंसिल लेके जहां मैं कहूंगी वहां पे आप तुरंत अंडरलाइन करिए। जैसे आपकी सेकंड लाइन आ रही है कि चीजें तोमोए में अलग ही होती थी, खेल दिवस भी वहां अनूठा ही होता था। तोमोए में क्या चीज अनूठी होती थी? तो खेल दिवस अनूठा होता था। आप ये अंडरलाइन कर लीजिए, खेल दिवस भी वहां अनूठा होता था। अंडरलाइन कर लेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा आपको पता चल जाएगा। रस्साकशी और 3 टांग की दौड़ के अलावा जो दूसरे स्कूलों में भी खेले जाते थे, बाकी सभी खेल दौड़ अलग ही थे, उन्हें इजाद किया था हेडमास्टर जी ने। ये हम क्वेश्चन लिख चुके हैं कि खेलों को हेडमास्टर जी ने इजाद किया था, इसलिए हमको इसको टिक करने की जरूरत नहीं है। फिर है कि इन खेलों के लिए कोई खास उपकरण की आवश्यकता नहीं होती थी, स्कूल की चीज़ों से काम चल जाता था। ये भी नहीं, क्योंकि हम इसका भी क्वेश्चन बना चुके हैं। उदाहरण के लिए तोमोई में कार्प मछली दौड़ होती थी, ये भी हम जब दौड़ों के विषय में हमने नाम लिखे थे हम ये बात भी ले चुके हैं, तो हम ये भी नहीं लिखेंगे। बड़ी बेलनाकार कपड़े की बनी मछली, अब इसको आप अंडरलाइन करिए। बड़ी बेलनाकार कपड़े की बनी मछली, आपको ये चीज पूछी जा सकती है कि कार्प मछली दौड़ जो होती थी वो कैसे आकार की होती थी, तो वो बड़ी बेलनाकार आकार की मछली होती थी। एक बड़े से डंडे में बांधकर मैदान के बीच में लिटा दी जाती थी। इशारा पाते हैं, इशारा का मतलब होता है संकेत। हम कुछ संकेत करते हैं, जैसे हमको किसी को जाने को कहने होता है तो हम कह देते हैं ऐसे, है ना? आपको पानी पीना होता है, आप अगर बात नहीं कर रहे तो आप इशारा कर देते हैं कि ऐसे पानी पीना है, खाना खाना है, तो उसको हम कहते हैं इशारा, संकेत। इशारा पाते ही बच्चों को उस ओर दौड़ना पड़ता था। तब सिर की, यहाँ से आप अंडरलाइन करना शुरू कीजिए, सिर की ओर से घुसकर पूंछ की ओर से निकलना पड़ता था। बच्चों को कार्प मछली रेस में कहाँ से दौड़कर कहाँ निकलना होता था, कहाँ से घुसकर कहाँ निकलना होता था, तो आप ये अंडरलाइन कर लीजिए, सिर की ओर से घुसकर पूंछ की ओर से निकलना पड़ता था।
अगली लाइन फिर से अंडरलाइन कीजिए। स्कूल में 3 ही कार्प मछलियां थीं। स्कूल में कितनी कार्प मछलियां थीं? 3। स्कूल में कौन कौन से रंग की कार्प मछलियां थी? अगली लाइन 1 लाल और 2 नीली। इतनी पूरी लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए, आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये चीज समझ लीजिए, क्योंकि मैं कई चीजें ऐसी हैं जो मैं वीडियो में कंटिन्यूस बता रही हूँ, उसके बावजूद भी वही क्वेश्चंस मेरे सामने वीडियो बार बार मेरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि आप क्लास वर्क में कीजिए। फिर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैम क्लास वर्क में करें या होमवर्क में करें, मैम ऐसा करें या वैसा करें। मैंने क्लियर बोला, दोबारा आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी क्वेश्चन आता है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि जो मैंने आंसर्स भी भेजे हैं, आप अगर अपनी कॉपी में लिख चुके हैं, वो आंसर थोड़े बहुत हेर फेर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर सही होना चाहिए। आगे से जो मैं आपको आंसर भेजूंगी, आप उसको अपनी कॉपी में एज इट इज लिखिए, लेकिन उनको रटने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक गाइडलाइन के लिए है। आपको लिखना अपने शब्दों में है, क्योंकि आपको आगे की क्लास में ये प्रॉब्लम जाएगी और आप एज इट इज मेरे शब्दों में नहीं लिखेंगे। आपको जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखना है, मेरी जो अब मैं आंसर भेजूंगी उनको वैसे ही लिखना है, लेकिन एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप अपनी भाषा में लिख सकें, कोशिश करनी है आपको। तो ये जो मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ, इसके लिए प्लीज मुझसे ये कोई क्वेश्चन ना पूछिएगा कि मैम हमको इसको कॉपी में लिखना है या नहीं लिखना है, रफ में लिखें या फेयर में लिखें, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अंडरलाइन करके रखिए। जब आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, इन अंडरलाइंस को ही देखेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन बनने हैं। इनके आंसर्स मैं आपको बताती चल रही हूँ, आप अगेन एंड अगेन वीडियो देख के आप उनके क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों पा सकते हैं। एक बार में 3 बच्चे भाग ले सकते थे। कितने बच्चे भाग ले सकते थे? 3 बच्चे। 3 बच्चे के नीचे अंडरलाइन करिए। दौड़ देखने में आसान लगती थी पर असल में थी कठिन। कार्प मछली दौड़ कैसी थी? कठिन। कठिन के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, कार्प मछली दौड़ कठिन थी। बेलनाकार कपड़े की लंबी मछली के अंदर अंधेरा होता था, बच्चे दिशा भी भूल जाते थे। तोत्तो चान और दूसरे बच्चे कई बार पूंछ की जगह सिर की ओर से ही बाहर निकल आते। भूल का एहसास होते ही वापस भीतर घुसते। आगे पीछे रेंगते बच्चों के कारण कपड़े की मछलियां मानो जी उठती। यह सब देखने में बड़ा आनंद आता था। यहाँ पर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन निकल रहा है तो बिल्कुल आप अपने दिमाग में सोच के रख सकते हैं। एक और दौड़ हुआ करती थी, वहां मनाम था एक माँ को ढूंढो। इसमें निर्देश पाते ही, यहाँ से आप अंडरलाइन कीजिए, इसमें निर्देश पाते ही एक लकड़ी की आड़ी रखी टोकरी में से एक लिफाफा उठाना पड़ता था। एक माँ को ढूंढो रेस में कौन सी, एक क्वेश्चन हो सकता है कि एक माँ को ढूंढो रेस में कैसी टोकरी रखी होती थी? लकड़ी की। आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं प्लास्टिक की, लकड़ी की, कपड़े की, बांस की, तो आपको जो है टिक करना पड़ेगा यहाँ पर लकड़ी की टोकरी। आड़ी रखी टोकरी में एक लिफाफा उठाना पड़ता था। लिफाफा टोकरी में क्या रखा होता था? लिफाफा रखा होता था, पर्ची रखी होती थी, खिलौना रखा होता था। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए कि एक लिफाफा उठाना पड़ता था। भीतर रखे कागज के टुकड़े पर साक्को चांद की माँ का नाम हो सकता था। ये सब लिखने की जरूरत नहीं कि किसका माँ का नाम हो सकता था, ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तब दर्शकों की भीड़ में से उसे ढूंढकर उसका हाथ थामे थामे शुरू करने की जगह वापस लौटना पड़ता था। कितना टाइम होगा? सीढ़ी के खांचों से निकलते समय किसी बिल्ली की तरह शरीर को मोड़कर निकलना पड़ता जरूरी होता था। यहाँ पर आप अंडरलाइन करिए, निकलते समय किसी बिल्ली की तरह शरीर को मोड़कर। खांचों में से निकलते समय कैसे निकलना पड़ता था? खांचों में से निकलते समय बिल्ली की तरह शरीर को मोड़कर निकलना पड़ता था। बहुत सारे बन सकते हैं, बिल्ली की तरह, कुत्ते की तरह, शेर की तरह, ठीक है, चूहे की तरह। तो आपको ये पता होना चाहिए, नहीं तो फंस जाने का डर रहता था। फिर बच्चा साक्को चांद की माँ को पहचानता भी हो। ये अब अपना पूरा पैराग्राफ छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर हम अगेन रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाइए। हेडमास्टर जी और बाकी शिक्षक 2 दलों में बच्चों के साथ रस्साकसी में शामिल होते थे। अब यहाँ पर इस पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि रस्साकसी में बच्चों के साथ और कौन लोग भाग लेते थे? तो हेडमास्टर साहब और शिक्षक। ये आपका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तब सब चिल्लाते जोर लगा के हैया। यासुकी चांद जैसे विकलांग बच्चे। यासुकी चांद जैसे विकलांग बच्चे को आप अंडरलाइन कर लीजिए। विकलांग बच्चा कौन था? यासुकी चांद थी। यासुकी चांद कैसी थी? विकलांग थी। विकलांग का मतलब होता है जिसके पैर में कुछ तकलीफ हो, जिसका पैर एक
नहीं है या पोलियो हो गया है, जिसका एक पैर खराब है, उसको हम कहते हैं विकलांग। यानी कि जिसका कुछ अंग खराब है, किसी का हाथ नहीं काम कर रहा है, किसी का हाथ कट गया है, ऐसे लोगों को हम विकलांग कहते हैं। बच्चे रस्सी के बीच बंधे रुमाल पर नजर रखते ताकि हार जीत का फैसला हो सके। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले लिखवा भी चुके हैं कि यासुकी चांद जैसे बच्चे किस तरह से खेल में पार्ट लेते थे, हिस्सा लेते थे, तो हमने लिख चुके हैं कि रुमाल पर नजर रखते थे। ठीक है, सबसे अंत में होती थी रिले दौड़, पूरा स्कूल इसमें भाग लेता था। वह दौड़ भी तोमोई में अलग तरह से होती थी, किसी को भी ज्यादा दूर दौड़ना नहीं होता था। अब फिर से अंडरलाइन कीजिए, सभागार तक पहुंचने वाली अर्ध चक्राकार सीढ़ियों के ऊपर से, तो चक्राकार तक आप अंडरलाइन करिए। ये क्वेश्चन बनेगा सभागार तक जाने की सीढ़ियां कैसी थी, तो अर्ध चक्राकार थी। ठीक है, ऊपर नीचे आसपास बनी छोटी छोटी हर सीढ़ी पर पांव रखना पड़ता था, उन्हें उल्लंघने की आदत की इजाजत नहीं थी। इजाजत का मतलब होता है परमिशन, उल्लंघना मतलब उसको छोड़ के, उसको कूद के निकल जाना, इजाजत न थी। इसलिए पांव या कद जरा सा भी बड़े हो तो काम टेढ़ा था। ये जो है, अब ये पूरा पैराग्राफ छोड़ के आप इसकी सेकंड जो लास्ट लाइन है उस लाइन की उस पे आ जाइए। यह दृश्य कैलिडोस्कोप से बनती बिगड़ती सुंदर आकृतियों सा लगता है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, कैलिडोस्कोप से बनती सुंदर आकृति जैसा। तो आपको क्या होगा कि रिले रेस की जो दौड़ थी उसमें कैसा दृश्य बनता था, कैलिडोस्कोप की बनती बिगड़ती सुंदर आकृतियों जैसा। ऊपर सीढ़ी को भी गिन लेने पर वहां कुल जमा 8 ही सीढ़ियां थीं। अंडरलाइन कीजिए, कितनी सीढ़ियां थी, 8 ही सीढ़ियां, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो वहां पर कितनी सीढ़ियां थी, 8 ही सीढ़ियां। तो इतने क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप लोग इनको अंडरलाइन कर लीजिए। अगेन एंड अगेन आप लोग वीडियो को आप देख के आप सारी चीजें अंडरलाइन कर लीजिए। उनके आंसर्स भी मैं बताती चल रही हूँ, आप उन आंसर्स को भी सुन लीजिए, आप उनको समझ लीजिए। बार बार मैं कह रही हूँ, आपको इन्हें लिखने की, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने इन्हें अंडरलाइन कर लिया है, आप जब भी अपना वीडियो देखेंगे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। आप जब भी अपना बुक देखेंगे आपको अंडरलाइन किए हुए सेंटेंस दिखेंगे, आपको उनसे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आपको याद रह जाएंगे। एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज रात में लेट नाइट मेरे पास प्लीज मैसेज मत भेजा करिए, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं, मुझे नेक्स्ट डे वीडियो की भी तैयारी करनी होती है, मुझे अपने फैमिलीज के भी काम करने होते हैं। तो प्लीज आपका जो भी कंफ्यूजन है उसे आप डे टाइम में ही आप पूछिए मुझसे। और दूसरी बात यह है कि एक ही क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में देख पाते होंगे कि एक जो भी कंफ्यूजन एक बच्चा पूछ रहा है, उसी कंफ्यूजन को या उसी डाउट को बार बार सभी बच्चे लाइन से ना पूछें, क्योंकि सबका आंसर एक ही होगा और मुझे हर बच्चे को पर्सनली आंसर करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज आप लोग, अगर एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछ लिया है और मैंने उसको क्लियर कर दिया है, तो प्लीज उसको दोबारा मत पूछिए और प्लीज टाइम का ध्यान रखिए। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।